नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सीधे आपको ले चलते हैं इस वक्त कोटा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यूथ हॉस्टल भवन का शिलान्यास कार्यक्रम, और यहां पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो 7.5 करोड़ की लागत से यूथ हॉस्टल तैयार होगा। और आपको बता दें कि 2014 में सांसद रहते हुए बिरला के प्रयासों से इसका आवंटन हुआ था। यूथ हॉस्टल के लिए 7.5 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित हुई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से, और कुछ ही देर में यहां पर शिलान्यास कार्यक्रम होना है। युवाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है कोटा में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसका शिलान्यास करेंगे। 2014 में इसको लेकर स्वीकृति मिली थी, इसका आवंटन हुआ था ओम बिरला के प्रयास से, और अब जाकर इसका शिलान्यास जो है वो ओम बिरला कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधी यूथ हॉस्टल का शिलान्यास कार्यक्रम, और इसमें शामिल हो रहे हैं कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला और लोकसभा स्पीकर। ये तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं। धन्यवाद सर। भारतीय परंपरा इष्ट देवता के आराधना के साथ कार्यक्रम का आगाज। भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव। अतिथियों को हम देखकर के सवाल पूछते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि सरल। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या जानकारी शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर? अभिषेक, यूथ हॉस्टल भवन का आज शिलान्यास कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नए साल पर ये एक तोहफा जो है वो शिक्षा नगरी कोटा को मिला है। तकरीबन 7.5 करोड़ की लागत से ये तैयार होगा। ये और 3 चरणों में इसका काम शुरू होने वाला था। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का आज से जो शिलान्यास है वो किया जा रहा है। अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो विधायक संदीप शर्मा और विधायक कल्पना देवी जो है वो मंच पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ हैं, और मंच से अभी संबोधन होगा। कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि जो शिलान्यास है वो किया जा चुका है। जो भूमि पूजन है वो लोकसभा अध्यक्ष कर चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं मंच पर, और मंच से अब जो है वो उद्घोषण सुनने को मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। आपको बता दें 2014 में सांसद रहते हुए ही बिरला ने इस जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने इसके लिए शुरुआत की थी और कोशिशें की थी कि ये भवन बने, और आज इसका शिलान्यास हुआ है। जल्द ही कोटा को ये सौगात जो है वो मिल जाएगी। खेल मंत्रालय से यूथ हॉस्टल के लिए जो जगह है वो आवंटित करवाई, और सारा कुछ किया गया। ओम बिरला के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। आपको ये भी बता दें कि जो यूथ हॉस्टल है ये बनने के बाद जो है, जो बच्चे ग्रामीण हैं जो पेपर देने के लिए आते हैं, जो खिलाड़ी बच्चे हैं जो खेल के लिए कोटा पहुंचते हैं, उनके रुकने के लिए, खाने के लिए बेहतर जगह मुहैया कराने का ये लक्ष्य है। केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत उन बच्चों को फायदा पहुंच सके, उन्हीं के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, और जल्द ही ये कार्य पूरा होकर उनको मिल पाएगा। योगेश, तो एक चीज और जानना चाहेंगे। हॉस्टल जो है 7.5 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, तो विशेषताएं क्या क्या हैं इस हॉस्टल की? देखिए अभी इसमें हाईटेक तरीके से इसको बनाया जा रहा है। पूरी सुख सुविधाएं इसमें मुहैया कराई जा रही है। इसमें अलग से रूम भी है। जो खाना है वो अच्छे दर्जे का खाना कम कीमतों पर यहाँ पर मिलेगा। कम कीमतों पर यहाँ रूम बहुत अच्छे मुहैया कराए जाएंगे। और जो ग्रामीण बच्चे हैं क्योंकि जिनके पास कम पैसे होते हैं, जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते कहीं भी जाने के लिए, तो कोटा में अगर ऐसे बच्चे आते हैं और उनको रुकने के लिए ये पर्याप्त जगह होगी, और कम पैसों में उन्हें एक अच्छा खाना, अच्छे रुकने की जगह और अच्छा माहौल यहाँ प्रदान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और केंद्र सरकार की योजना है कि लगभग सभी जगह पर इस तरीके के बनाए जाएं हॉस्टल, ताकि जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, खेलकूद से बिल्कुल योगेश, तो ये एक बहुत बड़ी सौगात है कोचिंग सिटी के लिए।
जो मिली है कोटा को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी तक आपने ऐसे कई घर देखे होंगे जहां घर के लोगों के साथ पलंग पर कुत्ते और बिल्लियां होती हैं, लेकिन जोधपुर में एक ऐसा घर है जहां गाय और बैल पलंग पर बड़े आराम से सोते हैं। इस घर में गाय और बैल भगवान के रूप में पूजे जाते हैं और उनके साथ परिवार के सदस्यों का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने गौपालक महिला से खास बात की है। प्रेमियों का अपने पशुओं से गहरा नाता होता है। आपने ऐसे कई घर देखे होंगे जहां पे कुत्ते और बिल्लियां बिस्तर पर परिवार के साथ सोते नजर आते हैं, लेकिन आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि एक गाय, जिसके लिए अमूमन अलग से एक बाड़ा बना होता है, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जहां बिस्तर पर गाय उनके साथ सोती है, उनके साथ बैठती है और बिस्तर पर ही खाना खाती है। दिखाते हैं ये नज़ारा कि जोधपुर के पालूर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है नंदी यहाँ पर बैठा है। अमूमन लोग जो है नंदी छोटा होता है तभी घर से बाहर निकल देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनोखा नाता जो है इस परिवार का इस नंदी के साथ है। जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संजू गौर है। नमस्कार। किस तरह से आपका इससे रिश्ता है? बच्चों की तरह रखा है मैंने तो। गौ माता हमारे लिए विशेष पूजनीय होती है। अच्छा, तो एक बार नगर निगम आपके घर से जो गाय को उठा कर ले गया था, उसके बाद आपने घर में ही रखना शुरू कर दिया? हाँ, नहीं, उससे पहले ही घर में ही रह रहे थे। लोगों को जलनवश लोगों को लगा कि गायों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, गायों को उठवा दिया जाए, कोई सेवा न कर सके, खुद नहीं कर पाते, दूसरों को नहीं करने देने वाली बात होती है। आजकल के बच्चे गायों को लेकर क्या रिएक्शन रहता है उनका? गायों को देखकर वो लगता है कि जैसे कोई शेर आ गया हो। उनको पेरेंट्स ही बताते हैं कि दूर रहो, दूर रहो। अगर टच भी कर देते हैं, अरे हाथ धो, गाय को हाथ नहीं लगाना है, वो गंदगी करती है। तो मेरा ये मानना है कि जब दूध, दही, घी और आप अपने बच्चों को देना चाहते हो, उसका महत्व भी मानते हो कि ये बहुत प्रोटीन वाला होता है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, तो फिर इनको महत्व क्यों नहीं? निश्चित तौर पे एक अनोखा परिवार है और अनोखी पहल यहाँ पर की गई है। गाय को जो है घर में एक परिवार की तरह, एक सदस्य की तरह जो है यहाँ पर जगह दी गई। और आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से जो गाय को दुलारा जा रहा है, किस तरह से गाय जो है इनके जो आत्मीय संबंध गाय के साथ है। सबसे बड़ी बात ये नंदी है जो 1 साल का हो चुका है, इन्होंने उसको भी जो है छोड़ा नहीं है, घर में ही रखा है अपने परिवार के सदस्य की तरह। और ये बड़े आराम से इनके बिस्तर पर रहता है, ना तो यहाँ पर गंदगी करता है। इसको पता है किस जगह पे जाकर जो है जो शौच करना है। सबसे बड़ी बात, इसको इस तरह से ट्रेंड किया गया है। कहीं ना कहीं ये एक उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो गाय रखना चाहते हैं लेकिन घर में जगह नहीं है या बाहर जगह नहीं है, तो घर में भी गाय इस तरह से रखी जा सकती है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ से जोधपुर से सामने आया है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। मरुधरा में भी बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां ग्राउंड लेवल पर बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी की गई हैं। बता दें कि कल से 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। तो 3 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चित्तौड़गढ़, दौसा और जैसलमेर। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चे रजिस्ट्रेशन लगातार कर रहे हैं और कल से उन्हें वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर आज नई गाइडलाइन आ सकती है। देर शाम तक नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। आपको बता दें कि पाबंदियां कुछ और बढ़ सकती हैं। सीएम इस वक्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, एनजीओ के प्रतिनिधि और धर्मगुरुओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के बाद संभव है कि नई गाइडलाइंस जो हैं वो आए और इस दौरान पाबंदियां जो हैं वो और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि जो धार्मिक स्थल हैं वहां पे संख्या सीमित की जा सकती है। शादी समारोह के आयोजन के दौरान भी संख्या जो है वो लिमिटेड है ही, उसे कम किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अभी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
चर्चा कर रहे हैं, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा एनजीओ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और धर्मगुरु जो हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो धार्मिक स्थल पे क्या लिमिटेड लोग ही दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं, इबादत करने के लिए पहुंच सकते हैं, इसको लेकर के संभव है कि पाबंदियां बढ़ाई जाएं। शादी समारोह है, इसके अलावा और भी कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वहां भी लोग कितने लिमिटेड होंगे, इसको लेकर के गाइडलाइंस संभव है कि देर शाम तक आए। आपने टीका लगवाया, अब आपके बच्चों की बारी है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो देर मत कीजिए। टीका लगवाने के लिए आज ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाइए और तय समय पर सुरक्षा कवच वाला टीका लगवाइए। वायरस से लड़ाई, अब बच्चों की बारी आई। बच्चों हो जाओ तैयार, करो कोरोना पर वार। शनिवार से रजिस्ट्रेशन, सोमवार से वैक्सीनेशन। प्रशासन भी तैयार, 3 तारीख का इंतजार। टीका लगेगा, कोरोना थमेगा। We can attend school and be safe from COVID-19. Stay safe, Happy New Year and get vaccinated. मैं और मेरे फ्रेंड्स सभी ने इस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त बोल रहे हैं। खेलकूद अधिकारी, यहां पर आए सभी अतिथिगण, नौजवान साथियों, खिलाड़ी साथियों, मैं युवा और खेल मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संसदीय क्षेत्र में एक यूथ हॉस्टल के निर्माण की स्वीकृति दी। हमारे पूर्ववर्ती संसद सदस्य युवराज सिंह जी ने अपने सांसद कोष से इसकी प्रारंभिक रूप से शुरुआत की थी। ये पूरा प्रोजेक्ट 5.5 करोड़ रुपए का ये पूरा भवन बनेगा। इसके प्रारंभिक रूप से इस भवन में अभी 3.5 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमानित है। आने वाले वित्त वर्ष के अंदर जो बची राशि और आएगी और हम एक बेहतरीन सुविधा युक्त यूथ हॉस्टल बना पाएंगे। साथियों, भारत के युवा आज पूरे देश के अंदर हमारी संस्कृति, हमारे विचारों को लेकर एक अग्रदूत के रूप में पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। भारत के युवा ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, उसमें उन खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर भारत का गौरव सम्मान बढ़ाया है। भारत के नौजवानों ने इस देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम देश के नौजवानों को भारतीय संस्कृति, उनके विचार, उनके अनुभव, विविधताएं देखने का, भ्रमण करने का मौका देश के नौजवानों को मिले। और इसीलिए संपूर्ण देश के अंदर 85 से ज्यादा ये युवा छात्रावास बनाए गए हैं। इनके पीछे का मकसद ये है कि भारत के नौजवानों को भारत की विविधता दिखानी। हमारा देश विविधतापूर्ण वाला देश है।
जहां अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, हमारी पुरातत्व संपत्ति हो, चाहे आधुनिक विकास हो, दोनों का मिश्रण भारत में नजर आता है। भारत में जहां हमारी पुरातत्व संस्कृति हमें गौरवान्वित करती है, वहीं भारत का नया विकास हमें नई दिशा देने का काम करता है। भारत की प्राचीनतम गौरवशाली इतिहास हो, परंपराएं हो, हमेशा हमें नई प्रेरणा देने का काम करती है। और इसलिए आजादी के बाद हमारे देश के नौजवानों ने अपनी बौद्धिक अद्भुत क्षमता के कारण, अपनी तकनीकी अद्भुत क्षमता के कारण, खेल प्रतिभाओं के कारण और अन्य सर्वांगीण रूप से भारत का यश और गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसका नौजवान देश के अन्य अन्य देशों के अंदर भी अपना नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, उस दुनिया के उस देश के अंदर चाहे तकनीकी हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे स्किल के रूप में हो, भारत का नौजवान वहां भी नेतृत्व कर रहा है। और यहां भी भारत के नौजवान के अद्भुत कौशल के कारण, नए नए स्टार्टअप के कारण भारत के नौजवानों ने दुनिया के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम किया है। आज हमें भारत के नौजवानों पर गर्व है कि भारत के नौजवानों ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाया। भारत के नौजवानों ने देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में योगदान दिया है। आज सारी दुनिया नहीं, विशेष रूप से हमारे देश की निगाहें हमारे नौजवान पर टिकी हुई है। और इसीलिए हमारा नौजवान आज अद्भुत आत्मविश्वास के साथ, नई कौशल क्षमता के साथ, नए नए क्षेत्र के अंदर अपनी अद्भुत कौशल को दिखा रहा है। और आज इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जब आजादी के 100 साल होंगे, शताब्दी वर्ष होगा, दुनिया के अंदर भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से देश नहीं पूरे विश्व में अग्रिम पंक्ति पर होगा। उसका मेन कारण होगा भारत का नौजवान। और इसीलिए हम भारत के नौजवानों को उनकी बौद्धिक क्षमता के लिए जहां अच्छे शिक्षा संस्कार के केंद्र खोले, वहीं वो भारत की गौरवशाली संस्कृति को जाने, संस्कारों को जाने, यहाँ की गौरवशाली परंपराओं को जाने। इसके लिए उसको पूरे देश के भ्रमण करने की आवश्यकता भी। और ये यूथ छात्रावास इसी तरीके से जहां ठहरने के स्थान होंगे, वहां पर विभिन्न भारत की पूरी गौरवशाली परंपराओं को दिखाने का एक अद्भुत केंद्र भी होंगे। इसलिए सरकार ने तय किया है कि जितने यूथ छात्रावास है, उन यूथ छात्रावास के अंदर हमारी पुरातत्व गौरवशाली परंपराएं, इतिहास, उसकी जानकारी मिले और आने वाले समय में भारत की 75 वर्ष की विकास की यात्रा का नया अध्ययन मिले, जहां हम हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे नौजवानों का देश के प्रति त्याग, समर्पण, सेवा को याद कर कर नौजवानों को नई प्रेरणा देंगे। वहीं आजादी के बाद भारत के विकास की यात्रा को दिखाने का भी एक अद्भुत केंद्र ये युवा छात्रावास होंगे। और इसीलिए मैं नौजवानों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर इन युवा छात्रावासों को अपनी संस्कृति का केंद्र बनाएं। यहाँ पर चर्चा हो, संवाद हो, किस तरीके से हम देश के अंदर हमारा योगदान दे सकते हैं, हमारे योगदान किस किस तरीके से दे सकते हैं। ऐसे चर्चा संवाद के केंद्र को भी इन युवा छात्रावास को बनाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि लोकतंत्र के 75 साल की यात्रा के अंदर, जहां देश के अंदर हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर अटूट विश्वास हो, वहीं इस 75 साल के अंदर भारत के नौजवानों इस देश की प्रगति पर, इस देश के विकास में
अपनी प्रतिबद्धता का योगदान भी। अब आने वाले समय के अंदर भारत के हर नौजवानों के मन में एक अभिलाषा होनी चाहिए। हमारे उस समय के नौजवानों ने आजादी के पहले देश को आजाद कराने का योगदान दिया, सर्वस्व त्याग दिया, बलिदान दिया। उस समय भी आजादी की लड़ाई लड़ने वाला देश की नौजवान पीढ़ी थी। लेकिन अब आजादी के बाद हमें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने पसीने देने की आवश्यकता है। हमारे अद्भुत कौशल के माध्यम से हमारे दायित्वों को निभाते हुए अगर देश का सारा नौजवान इन मन कर्म वचन से काम करे कि मेरा भी देश के प्रति कोई न कोई दायित्व है, मेरा कोई न कोई देश के प्रति क्रम है, तो शायद भारत के नौजवानों की ये सामूहिक शक्ति दुनिया के अंदर भारत को सबसे अग्रिम पंक्ति पर ले जाने का काम कर सकते हैं। और इसीलिए इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये युवा छात्रावास इसी संस्कारों की दिशा में काम करेंगे। हमारे युवा खेलकूद मंत्रालय के नौजवान गांव-गांव के अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के अद्भुत कौशल को, प्रतिबद्धता को सामने लाने का काम करते हैं। इसलिए युवा छात्रावास के माध्यम से, युवा खेलकूद मंत्रालय के माध्यम से कई गोष्ठियां आयोजन होती है, कई कार्यक्रम आयोजन होते हैं, ताकि दूर दराज के गांव के अंदर आदिवासी इलाके के नौजवानों को भी हम भारत की मुख्य धारा में लाकर उनकी जो अद्भुत कौशल है, उनकी प्रतिभाओं में उन प्रतिभा कौशल को आगे लाने का काम करें। पिछले दिनों केंद्रीय सभा कक्ष में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब युवा संसद आयोजन हुई थी, और उस युवा संसद में जिस तरीके का नौजवान वहां युवा संसद में आया था, जिस तरीके का टैलेंट था, अद्भुत वाक कौशल था, मुझे लगा कि आने वाले समय के अंदर लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए भारत का नौजवान हर क्षेत्र में, चाहे लोकतंत्र की हमारी यात्रा के अंदर हो, चाहे हमारे विकास के अन्य आयाम हो, तकनीकी हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, विज्ञान सेक्टर हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर भारत का नौजवान कुछ न कुछ अद्भुत काम कर रहा है। इसलिए मैं नौजवानों से यह आग्रह करता हूं, नौजवान साथियों, 2022 का ये साल आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके लिए नया संकल्प का वर्ष हो। हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम अपने अपने क्षेत्रों के अंदर अद्भुत काम कर एक भारत को नई दिशा देने का काम करें, भारत और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का काम करें। इसी के साथ आप सभी नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि ये जब पूरा छात्रावास बन जाएगा, जब विभिन्न तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारे खिलाड़ी दूर दराज के गांव से आते हैं, या जब कभी नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, जब विद्यार्थी आते हैं, उनको ठहरने के लिए भी व्यवस्था मिलेगी। एक समय था कि ये जब युवा छात्रावास काम नहीं आ रहा था। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।